हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमने लास्ट क्लास जो आपने पढ़ी है, मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले आज हमें पढ़ना है oogenesis पढ़ना है। oogenesis से पहले आपको क्या पढ़ना है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, लेक्चर नहीं देखा है, तो आपको oogenesis से पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। पहले आप मेल का पढ़ेंगे और उसी के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये हमारा रहेगा। एंड उसके बाद फीमेल पढ़ा है, इसी तरीके से पढ़ा है, तब तो और भी अच्छी बात है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेल सिस्टम, फीमेल सिस्टम, और उसके बाद हमें पढ़ना है oogenesis। ठीक है, हमने साथ साथ में ले लिया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द गैमेटोजेनेसिस। तो हमने गैमेटोजेनेसिस में हमने ये भी पढ़ लिया, मेल सिस्टम, फीमेल सिस्टम, और उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द oogenesis। तो आज हम पढ़ने वाले हैं oogenesis पढ़ने वाले हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था, हमने डिस्कस भी किया कि जो गैमेटोजेनेसिस है वो 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। ठीक है, उसको हमने 3 फेजेस में हमने डिवाइड किया है। द फर्स्ट फेज इज मल्टीप्लिकेशन फेज एंड द सेकेंड इज ग्रोथ एंड द थर्ड वन इज मैचुरेशन फेज। ये देखिए, oogenesis कहाँ होता है? oogenesis होता है ओवरी के अंदर। और इसके पहले की स्टोरी जो है वो मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हमने पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए उससे पहले, तो वो हमने पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बता दिया था कि ओवरी का स्ट्रक्चर भी बता दिया था, और उसी के साथ मैंने आपको बता दिया था कि जो oogenesis होता है, oogenesis का कुछ पार्ट जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही हो जाता है, यानी कि जब वो एम्ब्रियो फॉर्म में होता है ऑर्गेनिज्म, तभी उसी दौरान उसी फेज में क्या हो जाता है, कुछ पार्ट जो है वो वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि अगर हम देखें, अभी यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो हम जनरलाइज पढ़ रहे हैं कि जनरली oogenesis एनिमल्स के अंदर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके अंदर oogenesis के 3 फेज होते हैं। फर्स्ट है multiplication phase, and second is growth phase, and the third is maturation phase। ठीक है, हमें ये 3 फेजेस में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। सो सबसे पहले अगर हम देखें, जो मल्टीप्लिकेशन फेज है उसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था, जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसमें 2 डिविजन्स होते हैं, दोनों ही। एक तो माइटोसिस जो कि जनरली सभी सेल्स में होता है, और इसकी स्पेसिफिक क्या खास बात है कि इसमें मियोसिस भी होता है। सो यहाँ पर हम दोनों ही डिविजन्स देखेंगे। सो जो मल्टीप्लिकेशन फेज है, एज द नेम सजेस्ट, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हो चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाय द 25th ऑफ द वीक यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेज oogenesis का हो चुका होता है। oogonia जो है, oogonia ऑलरेडी माइटोसिस करके डिवाइड हो चुकी होती हैं, और वो कन्वर्ट हो चुकी होती हैं प्राइमरी oocyte। किसमें? प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो चुकी होती है। ठीक है, नाउ अब ये जो प्राइमरी oocyte है, इसी के अंदर माइटोसिस हो गया। अब यहाँ पर प्राइमरी oocyte में क्या होगा? मियोसिस 1। और ये मियोसिस 1 की, आप बताइए, मियोसिस 1 की मैंने लास्ट लेक्चर में, इससे पहले जब मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तब मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पर प्राइमरी oocyte जो है वो किस फेज पर अरेस्ट होती है, यानी कि प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की
डिप्लोटीन पर क्या रहती है? अरेस्ट रहती है। डिप्लोटीन पर ये अरेस्ट रहती है और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये प्रोसेस हो चुका होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज हो चुका होता है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में अगर हम देखें, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि किस प्रकार से कैसे oogenesis प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेल्स थी जिसको हमने जर्मिनल जर्म सेल्स कहा, और ये जर्म सेल्स जो हैं इनमें माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होकर के क्या बनाया इन्होंने? oogonia बनाई, बहुत सारी oogonia बनी, और ये oogonia ने माइटोसिस किया। तो माइटोसिस करके इन्होंने क्या बनाई? प्राइमरी oocyte। क्या बनाया? प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी, हम एक प्राइमरी oocyte को लेके चल रहे हैं। एक प्राइमरी oocyte जो है, अब इसी के अंदर क्या हो गया? मियोसिस 1। मियोसिस 1 जो है वो अभी हो गया, और मियोसिस 1 की ये प्रोफेज 1 पर अरेस्ट है। अब ये क्या हो गई? अरेस्ट हो गई। नाउ ये तो हो गया। अरेस्ट हो जाने के बाद प्यूबर्टी स्टेज आई। प्यूबर्टी स्टेज पर क्या हुआ? प्यूबर्टी स्टेज पर प्राइमरी oocyte जो है वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुई, और मियोसिस 1 जो है अब क्या हो गया? अगेन रिज्यूम हो गया। यहां पर मियोसिस 1 जो है वो क्या हो गया? रिज्यूम हो गया। क्या हो गया? रिज्यूम हो गया, और अब ये कन्वर्ट हो गया। ये एक सेल थी जिसमें कि क्या हो रहा है, और ये अभी तक 2n कंडीशन में ही है, क्योंकि अभी तक इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, 2n कंडीशन का मतलब है कि ये अभी तक डिप्लॉयड है। क्या है? डिप्लॉयड है। अब ये मियोसिस 1 जब रिज्यूम हो गया, रिज्यूम होने के बाद ये पूरा मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। मियोसिस 1 जब कंप्लीट होता है तो एज वी नो, मियोसिस 1 जो है वो हैप्लॉइड सेल्स बनाती है। इनकी जो डॉटर सेल्स बनती है वो कैसी बनती है? कैसी बनती है? हैप्लॉइड बनती हैं। सो यहाँ हैप्लॉइड का क्या मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाता है। रिज्यूम होके कंप्लीट हुआ, एंड यहाँ पर 2 सेल्स बनेंगी। एक तो बिग लार्ज सेल बनेगी जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम n होगा, और एक स्मॉल सेल बनेगी उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम n ही होगा, यानी कि यहाँ पे 2n था, डिवाइड होके n हो गया। नाउ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 22 प्लस x, और यहाँ पर भी 22 प्लस x, क्योंकि फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? XX होते हैं। ठीक है, सो XX होने की वजह से यहाँ पर ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा, और ये एक हमने लार्ज सेल जो है इसको हमने कहा है सेकेंडरी oocyte। ये जो लार्ज सेल बनी है इसे हम कह रहे हैं सेकेंडरी oocyte। नाउ दिस सेकेंडरी oocyte, और इसे हम कह रहे हैं पोलार बॉडी। नाउ इसमें खास बात क्या है कि ऐसा क्यों हुआ है? अनइक्वल डिवीजन हुआ है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी नहीं बताया था, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लीजिए कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है? हमें एग पूरा कंप्लीट चाहिए होता है विद द साइटोप्लाज्म, जिससे कि एम्ब्रियो को डेवलपिंग एम्ब्रियो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन डेवलपिंग एम्ब्रियो को पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। एंड इसीलिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म का कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है। दैट्स वाई यहाँ पर बहुत ही मिनिमल अमाउंट में, है ना, नेग्लिजिबल अमाउंट में यहाँ पर साइटोप्लाज्म आता है। दैट्स वाई, और ये जो पोलार बॉडी होती है ये डीजेनरेट हो जाती है विद द टाइम, ये डीजेनरेट हो जाती है। एंड ये जो लार्ज सेल है इसे हमने कहा है सेकेंडरी oocyte। लेकिन हम कंपेयर करें विद स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था कि प्राइमरी oocyte जो थी वो कंप्लीट, जब वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना रही थी तब वो उनमें इक्वल डिवीजन था। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सेकेंडरी oocyte है, अब इसमें क्या होगा? मियोसिस 2। क्या होगा इसमें? मियोसिस 2 होगा। अब ये देखो मियोसिस 2 होगा, ये प्यूबर्टी की स्टेज पर रिज्यूम हो गया, पोलार बॉडी बन गई, सेकेंडरी oocyte बन गया, मियोसिस 2 अगेन स्टार्ट हो गया एट द स्टेज ऑफ द प्यूबर्टी। एंड जब ये स्टार्ट हो गया मियोसिस 2,
तो मियोसिस 2 होने के स्टार्ट होने के ये मेटाफेज पर अगेन क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। अगेन मेटाफेज, अरेस्ट एट मेटाफेज, मेटाफेज सेकेंड पर ये क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। नाउ ये सेकेंडरी oocyte जो है ओव्यूलेट होती है, ओव्यूलेट, ठीक है, ये क्या हो रही है, ओव्यूलेट हो रही है। सो अब देखिए सेकेंडरी oocyte बन गया। अब ये अगेन इसने मियोसिस 2 स्टार्ट करके अगेन अरेस्ट भी हो गया, एट द स्टेज ऑफ द मेटाफेज पर अरेस्ट हो गया। नाउ अब ये ओव्यूलेट हो गया एंड उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तभी मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। और ये और ऐसा क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा तभी मियोसिस 2 कंप्लीट क्यों होगा, क्योंकि स्पर्म जो है वो इस एग को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है टू कंप्लीट द मियोसिस 2। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहां पर मियोसिस 2 भी कंप्लीट नहीं होगा। सो हमें बस इतना समझना है कि ये प्रोसेस कब हो रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी oocyte तक क्या रहता है, अरेस्ट रहता है। जब प्यूबर्टी स्टेज आती है, मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तब हर एक साइकिल में एक प्राइमरी oocyte जो है वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है, और वो ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है, सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है, एंड रिलीज करने पर फर्टिलाइजेशन होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, है ना। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, इस फेज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमने पहले पार्ट में तो कहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही हो जाएगा। अब अगर हम बात करें ग्रोथ फेज की बात करें, तो ग्रोथ फेज जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है, लॉन्गेस्ट फेज होती है एक्सेप्ट इन ह्यूमन, एक्सेप्ट इन ह्यूमन। देखो यहां पर जो ग्रोथ फेज है वो जनरली, अगर हम जनरल वे में बात करें, सभी एनिमल्स के रिगार्डिंग बात करें, तो वहां पर लॉन्गेस्ट फेज जो होती है वो कौन सी होती है, ग्रोथ फेज होती है। लेकिन अगर हम रिगार्डिंग मैमल्स की बात करें, मैमल्स में भी हम प्राइमेट्स की बात करें, प्लेसेंटल एनिमल्स की बात करें, तो ह्यूमन एज एग्जाम्पल, ह्यूमन के अंदर ये मैच्योरेशन फेज क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। ग्रोथ फेज कभी भी लॉन्गर नहीं होती है ह्यूमन के अंदर। अब यहां पर होता क्या है, ग्रोथ फेज के अंदर यहां पर इसको हमने डिवाइड कर दिया सब स्टेज में, ग्रोथ फेज को भी हमने सब स्टेज में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट स्टेज है प्रीवेटलोजेनेसिस। क्या है, प्रीवेटलोजेनेसिस। प्रीवेटलोजेनेसिस एंड सेकंड क्या है, वाइटेलोजेनेसिस, ठीक है। ये है प्रीवेटलोजेनेसिस एंड दी वेटलोजेनेसिस। अब ये बेसिकली है क्या कि यहां पर ग्रोथ फेज के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। ग्रोथ फेज के अंदर जो oocyte है उसके अंदर चेंजेस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड एज वेल एज सेल ऑर्गेनल्स में भी चेंजेस होते हैं। और वो चेंजेस होने की वजह से सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और सेल का साइज इंक्रीज हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, वेटलोजेनेसिस। अब देखो यहाँ पर ह्यूमंस को भूल जाइए इस फेज के अंदर। ग्रोथ फेज में हम एक्सेप्ट ह्यूमन, एक्सक्लूडिंग द ह्यूमन की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमंस को निकाल देते हैं। तो अगर हम इस स्टेज को देखें तो यहाँ पर ये स्टेज लॉन्गर क्यों होती है, क्योंकि ऐसे एनिमल्स जो कि क्या होता है, बॉडी के बाहर ग्रो करते हैं, ऐसे गैमेट्स जो कि फर्टिलाइज होने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी प्रोसेस होता है वो बॉडी से बाहर होता है, और बॉडी से बाहर होने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसको फूड चाहिए, उसको ये सारे क्या चाहिए, मटेरियल्स चाहिए। तो वो उसकी प्रिपरेशन करता है इन द ग्रोथ फेज, ठीक है। क्या करता है, प्रिपरेशन करता है ग्रोथ फेज में। सो अब देखो यहाँ पर हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है प्रीवेटलोजेनेसिस में। सो प्रीवेटलोजेनेसिस एंड द वेटलोजेनेसिस। अब अगर यहाँ पर देखें
वेटेलोजेनेसिस, प्री वेटेलोजेनेसिस के अंदर क्या हो रहा है? प्री वेटेलोजेनेसिस के अंदर हम देखें, सबसे पहले हम न्यूक्लियस में चेंजेस देखेंगे कि न्यूक्लियस में क्या चेंज हो रहा है। न्यूक्लियस जो है वो हाईली एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? हाईली एक्टिव। ये हो जाता है हाईली एक्टिव हो जाता है। हाईली एक्टिव का मतलब ये है कि अब ये क्या कर रहा है? बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है, आरएनए सिंथेसिस कर रहा है। और ये आरएनए सिंथेसिस जो है डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनए बनाता है, जैसे कि एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ये डिफरेंट आरएनएस बनाता है, जिसको हम कह रहे हैं आरएनए सिंथेसिस कर रहा है। एंड एज वेल एज ये हाईली एक्टिव हो गया है, इसने आरएनए बनाना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो आरएनएस हैं ये प्रोटीन के साथ बाउंड होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि एमआरएनए है, मेनली एमआरएनए जो है वो क्या करते हैं? एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अभी आपको इतना नहीं जानना है, अभी वो सब हम मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये हाईली एक्टिव हो जाता है। जीन्स जो है आरएनए सिंथेसिस करते हैं, आरएनए सिंथेसिस होने की वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं, यहाँ पर जीन एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? जीन का एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। इट मीन्स ये एक्टिव होकर के डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए बनाता है। ओके, एंड ये तो हो गई न्यूक्लियस की बात। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म में कि साइटोप्लाज्म में क्या चेंज होता है। साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म में चेंज ऐसे होता है कि यहां पर साइटोप्लाज्म का साइज, साइटोप्लाज्म का यहां पर अमाउंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस एज वेल एज एंजाइम का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। यहां पर अमाउंट साइटोप्लाज्म का इंक्रीज हो जाता है एंड एज वेल एज प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। एंजाइम्स जो उसको चाहिए फ्यूचर के लिए वो सभी का यहाँ पर क्या हो जाता है? सिंथेसिस हो जाता है। यहाँ पर जो एमआरएनए होते हैं, एमआरएनए जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चर बाउंड, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। एमआरएनए क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और उसको हम कहते हैं इनफॉर्मोसोम्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे इनफॉर्मोसोम्स के बारे में। इनफॉर्मोसोम्स, इनफॉर्मोसोम्स का मतलब क्या है कि ये वो एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए क्या वर्क करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि इसके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है? प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है। दैट्स वाई हम एमआरएनए को हम यहाँ पर कह रहे हैं इनफॉर्मोसोम्स। ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद ये एमआरएनए क्या करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन पहले ही हो गया है, कुछ का बाद में होगा। और बाद में कब होगा? क्योंकि आरएनए तो बना, एमआरएनए बना के रख दिया है, अब उसका प्रोटीन कब बनेगा? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो उसे हम कह रहे हैं एक स्ट्रक्चर बाउंड, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मोसोम्स कहते हैं। नाउ यहां पर एक प्रोसेस होता है, देखो हमने न्यूक्लियस में पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म में पढ़ लिया। अब साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है कि यहां पर ईआर एंड गोल्जी एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करते हैं? तीनों के तीनों न्यूक्लियस के चारों ओर सराउंडेड हो जाते हैं, न्यूक्लियस को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसे हम कहते हैं एक रिंग फॉर्म में क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं। ईआर, गोल्जी एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक रिंग फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। उस रिंग फॉर्म में, रिंग को हम क्या कह रहे हैं? अरेंज हो जाने पर बालबियानी रिंग, इसे हम क्या कह रहे हैं? बालबियानी
रिंग कह रहे हैं। दिस बाल्बियानी रिंग जो है, ठीक है, ये अरेंज हो जाते हैं और क्या हो रहा है यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनका काउंट भी बढ़ जाता है, क्योंकि इनको क्या करना है, एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो इसलिए इसका काउंट भी बढ़ जाता है, काउंट इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है जब ग्रुप्स में दिखाई देते हैं तो हम उसे कहते हैं क्लाउड्स ऑफ, ऐसे बहुत ग्रुप्स में, क्लस्टर्स में दिखाई देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में, तो उसे हम कहते हैं क्लाउड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये होता है साइटोप्लाज्म में चेंज, और इसी साइटोप्लाज्म में चेंज होने की वजह से इनका क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से इनका साइज जो है 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अगर स्पर्म से हम इसको कंपेयर करें तो 1000 टाइम्स इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर दो बातें याद रखनी है, बाल्बियानी रिंग बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्लाउड्स हो जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ जाता है, एंजाइम सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, एमआरएनए जो है इनफॉर्मोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये स्ट्रक्चर होता है किसके अंदर, आपके साइटोप्लाज्म में। अब अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म के बाद, तो साइटोप्लाज्म के बाद हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। तो सेल ऑर्गेनेल्स में क्या चेंज होता है, तो सेल ऑर्गेनेल्स में ईआर जो है एट लास्ट, प्री विटेलोजेनेसिस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, प्री विटेलोजेनेसिस के अंदर लास्ट में ईआर जो है वो डिसअपियर हो जाता है, ईआर डिसअपियर हो जाता है, और गोल्जी बॉडी जो है वो क्या बनाता है, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बनाता है, इट फॉर्म्स द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। हम इसका रोल पढ़ेंगे, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, इनका हम रोल पढ़ेंगे कि ये क्या करते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोसेकेराइड, ठीक है, क्या होते हैं ये, म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं। और ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं कुछ इस फॉर्म में होते हैं, इनमें खूब सारा एंजाइम भी कुछ भरे हुए रहते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये ओवम के पेरिफेरी पर ऐसे अरेंज रहते हैं, क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं। तो जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पे इनका रोल देखेंगे कि इनका रोल क्या है। ठीक है, अभी सिर्फ हमें इतना समझना है कि ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं इसका फॉर्मेशन कौन से ऑर्गेनल से हो रहा है, वो हो रहा है गोल्जी बॉडी के ऑर्गेनल से हो रहा है। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर जो चेंजेस हो रहे हैं ये हो रहे हैं प्री वेटेलोजेनेसिस के अंदर। प्री वेटेलोजेनेसिस जो है इसके अंदर 3 चेंजेस, यानी कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स में चेंजेस हो रहे हैं। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं वेटेलोजेनेसिस पर। हमने पढ़ना है ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ लिया है, अब हमने पढ़ना है ग्रोथ में भी हमने क्या पढ़ लिया है, प्री वेटेलोजेनेसिस हमने पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है विटेलोजेनेसिस। क्या पढ़ना है, विटेलोजेनेसिस पढ़ना है। अब एग क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है, फूड को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ योक। किसमें, योक के फॉर्म में क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, फूड को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ योक। और इस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, वो बना रहा है, फूड बन रहा है योक के फॉर्म में, और उसको हम क्या कहते हैं, वाइटेलोजेनेसिस। तो वाइटेलोजेनेसिस से पहले हमने पढ़ लिया प्री वाइटेलोजेनेसिस, उसमें क्या क्या चेंज होते हैं, सेल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वाइटेलोजेनेसिस में क्या हो रहा है, फूड को स्टोर करके रख रहे हैं योक में। मोस्ट ऑफ द फूड जो है वो कौन बनाता है, कुछ अमाउंट में तो ओवरी बनाता है, बट मेजरली कौन बनाता है, लिवर, फॉर्म्ड बाय लिवर।
कौन बना रहा है? लिवर बना रहा है, ठीक है। अब ये जब लिवर में बनता है तो ये डिसॉल्व फॉर्म्स, ये ब्लड में डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व इन ब्लड एंड सर्कुलेट होके कहाँ आता है? सर्कुलेट होकर के ये आता है ओवरी में, और वहां जाकर के क्या हो जाता है? कन्वर्ट इनटू इनसॉल्यूबल। यहां पर ये डिसॉल्व, या फिर आप इसे कह सकते हैं सॉल्यूबल फॉर्म में, सॉल्यूबल इन ब्लड, सर्कुलेट होता है, ओवेरी तक आता है एंड कन्वर्ट इन द इनसॉल्यूबल फॉर्म, ठीक है। और इसको ये काम कौन करवाता है? ये करवाता है विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ काइनेस एंजाइम्स होते हैं, कॉन्ड्रिया, कुछ काइनेस एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करवाते हैं? कन्वर्ट कराते हैं इस सॉल्यूबल योग को इनसॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है बैटेलोजेनेसिस का। अब अगर हम इसका देखें, जो योग है वो 2 टाइप्स का होता है। योग के टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप है ग्रैन्युलर फॉर्म, ग्रैन्युलर फॉर्म, एंड सेकेंड इज योग प्लेटलेट। एक होता है ग्रैन्युलर फॉर्म में, एक होता है योग प्लेटलेट। जो ग्रैन्युलर फॉर्म में होता है वो स्मॉल ग्रैन्यूल्स में होता है, स्मॉल पार्टिकल्स, और यू कैन से द स्मॉल ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होता है, उसे हम कहते हैं, और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी रहता है। और जो योग प्लेटलेट्स है वो लार्ज ग्रैन्यूल्स होती हैं, लार्ज ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होती हैं, उसे हम प्लेटलेट कहते हैं। लार्ज ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होती हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। एंड जिसमें, और ये किन में देखने को मिलेगा? जिनके अंदर योग का अमाउंट काफी ज्यादा होता है, योग ज्यादा होगा, और ऐसे फॉर्म में योग जो होगा वो कंसिडरेबली कम होता है, ठीक है, कंपेयर करके देखें तो। ये कौन से हैं ऐसे? प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोम्स जो कि लोअर एनिमल्स हैं, एंड ड्यूटेरोस्टोम। सो ये है योग का टाइप है, ग्रैन्युलर फॉर्म एंड द योग प्लेटलेट्स, ठीक है। एंड अब अगर हम बात करें कि योग का कंपोजिशन क्या होगा, तो योग के कंपोजिशन में आएगा लिपिड, प्रोटीन, ये दोनों तो बहुत ही मेजर अमाउंट में होंगे, और सबसे लीस्ट अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए होता है, और वो भी बहुत ही कम अमाउंट में होता है, वहां पर जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए वहां पर जो स्टोर फॉर्म में जब हम फूड रखते हैं वो जनरली या तो हम प्रोटीन फॉर्म में रखते हैं, या फिर हम लिपिड के फॉर्म में रखते हैं। लिपिड जो होता है जनरली जो होता है वो फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड में भी अगर हम बात करें तो वो है लेसिथिन। और कुछ अमाउंट में, जैसे फॉस्फोलिपिड के अलावा अब प्रोटीन है, और प्रोटीन जो है उसमें भी प्रोटीन के अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, फॉस्फेटीन, दीज आर द सम काइंड ऑफ प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द योक। ओके, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, एंड सम अमाउंट जो है वो किसका प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ही लीस्ट अमाउंट में होता है। नाउ ये हो गया हमारा यहाँ पर ग्रोथ फेज कंप्लीट, जो कि किसमें? एनिमल्स के अंदर लॉन्गेस्ट फेज होती है एक्सेप्ट दी ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर हमें योग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर वहां पर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन जो है वो कौन दे रहा है? उसको न्यूट्रिशन दे रहा है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो जो प्लेसेंटल एनिमल्स होते हैं,
ठीक है, जो कि बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर ही उनका डेवलपमेंट होता है, उनको योग की जरूरत नहीं है। तो योग की जरूरत, अगर आपने कोई बर्ड्स के एग्स देखे होंगे तो उन एग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक येलोइश पार्ट प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं।